स्क्रीन दिख रही है ना साक्षी? A bulb of unknown volume was filled with a gas at a 1 atmospheric pressure. देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास कोई बल्ब था, मुझे नहीं पता इसकी वॉल्यूम कितनी है, इसके अंदर मैंने कोई गैस फिल कर दी एंड इस बल्ब की वॉल्यूम नहीं पता है. लेट इट्स वॉल्यूम बी x लीटर्स. मुझे नहीं पता इसकी वॉल्यूम कितनी है, assuming its volume to be x लीटर, एंड इसका प्रेशर हमें पता है कि जब हमने इसके अंदर गैस फिल की तो इसका प्रेशर था 180 है. अब मैंने क्या किया, इस बल्ब को कनेक्ट कर दिया है एक और बल्ब के साथ, इस बल्ब को कनेक्ट कर दिया है एक और बल्ब के साथ, एंड उस बल्ब की वॉल्यूम मुझे दे रखी है. इसको मैंने कनेक्ट किया है, मान लो इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया. कनेक्ट कर दिया मतलब गैस एक दूसरे में इंटरमिक्स हो सकती है. ठीक, कुछ ऐसा सिस्टम मैंने बना दिया है, इन दोनों बल्ब को कनेक्ट कर दिया है. एंड जो छोटे वाला बल्ब है, छोटे वाला नहीं, हमें नहीं पता बड़ा कौन है कौन छोटा है, एंड इसकी वॉल्यूम हमें दे रखी है कि 0.5 लीटर के साथ इसको कनेक्ट किया. एंड आफ्टर कनेक्शन द टू गैसेस इंटरमिक्स. बेसिकली ये पहले खाली था, द बल्ब वाज कनेक्टेड टू अनदर इवैक्यूएटेड बल्ब, मतलब ये एम्प्टी था, खाली था. इवैक्यूएटेड मतलब इसके अंदर पहले कोई गैस नहीं थी. ठीक है, अब जब कनेक्शन के बाद जो प्रेशर तुम्हें दिया गया है वो है 570. चाहे किसी भी बल्ब में प्रेशर चेक कर लो, प्रेशर तुम्हें मिलेगा 570 mm. ये क्लियर है साक्षी या नहीं? तो बेसिकली ये हमारी इनिशियल कंडीशंस है, ये फाइनल है. तो देखो हम यहाँ पे भी P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाते हैं. P1 V1 इक्वल टू P2 V2. इनिशियली प्रेशर था हमारे पास 180 एंड हमारे पास दोनों जगह प्रेशर सेम नहीं है, तो हम इसको सेम कर लेते हैं. 180 m इज 760 mmHg. ठीक है, मैंने इसी को 180 m इज इक्वल टू 760 mmHg. एंड इसकी वॉल्यूम मुझे नहीं पता, इनिशियली इट वाज x. फाइनली प्रेशर कितना हो गया साक्षी, कुछ आइडिया? फाइनली प्रेशर कितना लोगे? 570. एंड फाइनली वॉल्यूम कितनी हो गई है? वॉल्यूम कितनी लेंगे साक्षी? नहीं बच्चे देखो, अब तो दोनों को कनेक्ट कर दिया ना. बेसिकली क्या है, मान लो हमारे पास एक क्लासरूम ये है, ठीक है, एक क्लासरूम ये है एंड दूसरी क्लासरूम ये है, दोनों अलग अलग हैं. ठीक है, इसको एक बल्ब की तरह ट्रीट करो. ये एक क्लासरूम है एंड ये दूसरी क्लासरूम. मुझे नहीं पता, यहाँ पे हम पहले सिर्फ ये था क्लासरूम नंबर 1 ले लो, ये क्लासरूम नंबर 2 ले लो. इसके अंदर कोई गैस भरी हुई थी मैंने, जिसका प्रेशर था 180 मान लेते हैं. मैंने क्या किया, यहाँ पे जितनी भी गैस थी क्लासरूम नंबर 2 में वो बाहर निकाल दी थ्रू वैक्यूम, मतलब इसको इवैक्यूएट कर दिया, इसको एकदम खाली कर दिया. खाली करने के बाद मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया. कनेक्ट करने का मतलब होता है कि दोनों को थोड़ा सा बीच में जगह दे दी जो कॉमन है, कनेक्ट कर दिया. अब जब मैं कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा साक्षी? यहां से गैस इधर जाने लगेगी. जब गैस इधर जाएगी तो इसका जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा एंड दोनों एक सर्टेन प्रेशर एक्वायर कर लेंगे, मान लो 0.5, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि जो गैसेस हैं वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं. अब ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बन गया है. पहले वॉल थी बीच में, ये अलग था, ये अलग था, अब ये दोनों एक हो गए हैं. तो क्लासरूम अब टोटल वॉल्यूम कितनी लेंगे? वॉल्यूम ऑफ दिस प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस. क्यों? क्योंकि अब तो गैस दोनों की कॉमन हो गई है ना, दोनों का प्रेशर क्या हो गया है? कॉमन हो गया. आया समझ या नहीं?
सर दोनों का प्रेशर 570 इंक्लूड करता है, टोटली 1 atm था। टोटल 1 atm था ना, 1 atm was 760। यस सर। ठीक है, अब क्या हुआ कि अच्छा तुम दोनों का ऐड कर रही हो, ऐड नहीं करते बच्चे। जब गैस इधर जाएगी, ठीक है, गैस इधर चली गई, हो सकता है कि दोनों साइड पे प्रेशर कितना लग रहा हो, 0.7। वो तो डिपेंड करेगा ना वॉल्यूम पे एंड उस पे कितनी अमाउंट ऑफ गैस गई है उस पे। हाँ, हमने ये पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस में, याद करो कि जो प्रेशर है वो यूनिफॉर्म होता है इन ऑल डायरेक्शन। याद आया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस में लिखा था गैस एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। ये पॉइंट याद है या नहीं? यस सर। जो गैस होती है हमने कहा था कि वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है इन ऑल डायरेक्शन। अब क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बन गया है, बीच की दीवार जो थी वो हट गई है, ये पूरा का पूरा एक कॉमन सिस्टम है, मैंने इन दोनों रूम्स को कनेक्ट कर दिया है। तो अब ये पूरा का पूरा एक कॉमन सिस्टम बन गया है। तो जितना प्रेशर यहाँ लग रहा होगा उतना प्रेशर यहाँ लग रहा होगा, उतना ही 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 यहाँ लग रहा होगा। किसी भी पॉइंट पे देख लो प्रेशर विल बी सेम। क्लियर? एंड प्रेशर सेम होगा, दोनों के बीच डिवाइड नहीं होगा। ये नहीं कि पहले 1 atm था तो 0.5 हो गया या 0.7 0.3 हो गया, नहीं, प्रेशर दोनों जगह पे सेम लग रहा होगा क्योंकि अब ये कॉमन सिस्टम बन गया है। ये पॉइंट क्लियर या नहीं? सर तो वॉल्यूम 0.5 प्लस एक्स होगी। हाँ बस, मतलब प्रेशर तो सब में कॉमन था, वो उसने स्टेटमेंट में लिखा भी है कि कॉमन प्रेशर लग रहा है, इंटरमिक्सिंग के बाद इसका प्रेशर हो गया 570, इसका भी, वो हमें पता भी है। अगर ना भी देता तब भी हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि दोनों का प्रेशर सेम हो। ठीक है, अब वॉल्यूम दोनों की ऐड हो जाएगी x प्लस 0.5, क्योंकि अब ये कॉमन सिस्टम की तरह काम कर रहा है। तो यहां से जब तुम सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 1.5। तो 0.5 आ रही थी या 1.5 आ रही थी सॉल्व करके? आई थिंक 1.5। 1.5 क्लियर? या नहीं? यस सर। ठीक, नोट करो इसे, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या है। फ्रीली कोलैप्सिबल balloon is filled with a certain gas and is lowered below the surface level of the lake। मतलब अभी वो लेक के लेवल पे है, एक बैलून है जो लेक के लेवल पे है, ठीक है, एक बैलून है एंड उसको हमने फिल किया एंड उसको मैं 50 मीटर नीचे ले गया बिलो द सरफेस। मतलब मैं यहां ले गया, मान लेते हैं एज्यूमिंग कि मैं बैलून को यहां ले गया एंड यहाँ का डिस्टेंस दिया है तुम्हें 50 मीटर। ठीक, and what percentage of its original volume will the balloon finally have। मतलब हमसे पूछा क्या है, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम इनटू 100। ये क्वेश्चन क्लियर है साक्षी की क्या पूछा है? यस सर। कैसे कर सकते हैं, कुछ आइडिया? देखो, मान लेते हैं यहाँ पे प्रेशर है P1, मुझे नहीं पता यहाँ पे प्रेशर कितना है, या हम ये भी कह सकते हैं कि सी लेवल है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है, और सी लेवल पे प्रेशर कितना होता है 1 atm। क्या मुझे यहाँ पे प्रेशर निकाल के बता पाओगे साक्षी कि यहाँ पे प्रेशर कितना होगा इस पॉइंट पे? यहाँ तो हमने अज्यूम कर लिया कि एट सी लेवल प्रेशर इज 180।
लेकिन जब हम सी से नीचे चले जाएंगे 50 मीटर, जब नीचे जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता है या कम होता है? साक्षी, फिर बढ़ता है। बढ़ता है। तो जब हम नीचे जाएंगे, मान लो यहाँ पे हम P2 की बात करते हैं, तो P2 विल बी, जितना पहले था उतना तो होगा ही होगा, प्लस प्रेशर ड्यू टू 50 मीटर डेप्थ। ये क्लियर या नहीं? वो जो फॉर्मूला किया था उससे होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहां पे भी वो फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है वो समझना है। तो 1 atm प्लस प्रेशर ड्यू टू 50 मीटर डेप्थ इज HROG। हमने पढ़ा था प्रेशर इज HROG। एंड पानी की डेंसिटी जब तक ना मेंशन की जाए तब तक हमें पता है डेंसिटी ऑफ वाटर इज अज्यूम्ड टू बी 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक, तो अब अपने पास आ गया कि 1 atm प्लस हाइट आ गई 50 मीटर की, डेंसिटी आ गई 1 ग्राम पर मिलीलीटर की, एंड जी हमें पता है कितना होता है, 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत साक्षी यहाँ तक? क्या ये सब सही है या हमें इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे? चेंजेस करने पड़ेंगे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे देखो एटीएम है, यहाँ मीटर है, यहाँ ग्राम पर मिलीलीटर है, मतलब कोई भी यूनिट मेंटेन नहीं है कहीं पे भी। कुछ जगहों पे एसआई मेंटेन है, कुछ जगहों पे एसआई मेंटेन नहीं है। जैसे मीटर इज एसआई, कोई चक्कर नहीं है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एसआई, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन एटीएम एसआई में नहीं है, ग्राम पर मिलीलीटर एसआई नहीं होता। तो बेसिकली हमें इनके यूनिट्स को चेंज करना होगा। तो एटमॉस्फेयर का ऐसा यूनिट क्या होता है, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल्स। तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ 10⁵ पास्कल्स, प्लस इसको मीटर में ही रहने देता हूँ, एंड 1 kg को मैं लिख सकता हूँ 1 ग्राम को मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ kg, और नीचे 1 ml है। 1 ग्राम पर मिलीलीटर मतलब 1 ग्राम ऊपर और 1 ml नीचे। अच्छा, मिलीलीटर को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? वन मिलीलीटर, ये नोट करो यहाँ पे एक चीज कि 1 मिलीलीटर इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर इज 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बस कन्वर्जन है यूनिट्स की और कुछ नहीं है। 10⁻³ kg, मिलीलीटर की जगह लिख दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अभी भी एसआई में नहीं है, क्योंकि सेंटीमीटर तो अपना एसआई में होता ही। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूं। ऐसा यूनिट क्या होता है वॉल्यूम का? बच्चे मीटर क्यूब। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब। यहाँ पे वॉल्यूम के यूनिट्स लिखे हैं कुछ, मैंने शायद पिछली बार नहीं लिखवाए हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट होता है मीटर क्यूब। लीटर कॉमनली यूज्ड यूनिट है, लेकिन एसआई नहीं होता। ठीक, एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। एंड 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब। या हम यहीं से कन्वर्जन कर लेते हैं। 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब, एंड 1 लीटर इज 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर। क्लियर साक्षी? अच्छा, यहीं से हम इसको थोड़ा सा लंबा लेके जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, पहले मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। नीचे मिलीलीटर था, मिलीलीटर को मैंने क्या किया, 10⁻³ लीटर, लीटर में कन्वर्ट कर दिया। एंड मुझे पता है, देखो
अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, लीटर को अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 10⁻³ से। लीटर को मीटर क्यूब में लेके जाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना। तो मेरे पास 10⁻³ पहले से ही था, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये बन गया मीटर क्यूब। यहां तक कोई दिक्कत? अभी दोबारा समझाता हूँ। -3 से -3 कट गया, चलो दोबारा समझ लेते हैं पहले यहाँ तक। देखो साक्षी, ऊपर प्रेशर था 1 atm, अगर मैं इसको SI में लिखूं तो 1 atm मतलब 10⁵ पास्कल। ये सी लेवल पे था। फिर मैं इसको 50 मीटर नीचे ले गया, तो 50 मीटर नीचे जाके प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 atm तो जितना था उतना तो है ही है, प्लस प्रेशर ड्यू टू 50 मीटर डेप्थ। एंड हाइट जब आ जाती है तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? HOG, क्योंकि पानी है तो पानी की डेंसिटी हम एज्यूम कर सकते हैं 1 ग्राम पर मिलीलीटर। हाइट 50 मीटर दी हुई थी, डेंसिटी मैंने एज्यूम कर ली है, जी मुझे पता है, फिजिक्स में हमने किया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चक्कर क्या था कि यहाँ पे कोई भी ऐसा यूनिट मेंटेन नहीं थे, तो मैंने सबको SI में कन्वर्ट करना है। ATM को SI में कन्वर्ट किया पास्कल्स में, मीटर को एज इट इज रखा 1 ग्राम पर मिलीलीटर, मतलब मिलीलीटर नीचे आएगा। पहले मैंने ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दिया SI यूनिट, इसको एज इट इज रख रहा हूँ। फिर मैंने मिलीलीटर को लीटर में कर दिया, क्योंकि मुझे तो मीटर क्यूब तक जाना है। ठीक है, मैंने लीटर को पहले मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट किया? लीटर में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर। तो फिर मैंने क्या किया? लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई करके। लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना होगा। ये -3 से -3 कैंसिल हो गया। कोई डाउट? बस इसमें कन्वर्जन्स हैं, थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशंस हैं। 10⁵ पास्कल्स प्लस ये बन जाएगा तुम्हारा, ये -3 ऊपर जाएगा तो 500 इंटू 10⁻3, इसको भी 10⁵ लिख लो, बन गया 5 इंटू 10⁵, ऐसे लिख दिया। तो ये बन जाएगा 6 इंटू 10⁵। अब मुझे क्या निकालना था? फाइनल प्रेशर मुझे मिल गया 6 इंटू 10⁵। मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे प्रेशर कितना है? 6 इंटू 10⁵ पास्कल। बस बन गई बात। फिर तो देखो, इनिशियल प्रेशर पता है, फाइनल पता है, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इनिशियली प्रेशर कितना था? 10⁵। इनिशियली वॉल्यूम मुझे नहीं पता, फाइनली प्रेशर कितना है? 6 इंटू 10⁵। फाइनल वॉल्यूम मुझे नहीं पता, मुझे क्या निकालना है? फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, दिस इज 10⁵ अपॉन 6 इंटू 10⁵, एंड ये आ जाएगा 1/6। तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, 1/6 इंटू 100, अप्रोक्सीमेटली 17%। क्लियर या नहीं? Yes, sir. पक्का या दोबारा समझाऊं? नहीं तो पक्के। नो। ठीक है, हेडिंग डालो चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ एक वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप है। इट्स अ वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप। देखो, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने ये कहा था कि हमारे पास 4 चीजें हैं, एक अमाउंट, एक टेम्परेचर, एक प्रेशर, एक वॉल्यूम। और हमने कहा था कि हम किसी दो को कांस्टेंट करेंगे, बाकी दो के बीच रिलेशन बनाएंगे। तो अगर मैं टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं
तो मतलब मेरा अमाउंट और मेरा प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस लॉ की डेफिनेशन क्या है, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस, फॉर अ फिक्स्ड amount of gas at constant pressure, volume occupied by the gas varies directly with pressure, varies directly with temperature। जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगी, या V is directly proportional to T। क्लियर? एंड यहां से हमारे पास एक और छोटा सा फॉर्मूला बनता है, V1 by T1, this is V2 by T2। तो दो फॉर्मूलाज हो, पहला फॉर्मूला हमने किया था P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये चार्ल्स लॉ का V1 by T1, दिस इज V2 by T2। कोई डाउट यहां तक साक्षी? करो ना। एंड तुमने ये देखा भी होगा टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कैसे एग्जांपल में आएगा, चलो चेक करते हैं, पहले नोट करो। यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है ना, ग्राफिकल है। एक ये वाला फॉर्मूला भी नोट करो यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला, Vt is V0 plus V0 by 273। अच्छा ये वाला जब भी हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे ना, पहले यहाँ पे एक पॉइंट लिखो, टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन्स। whenever we use this formula, temperature must be in केल्विन। लास्ट क्लास तक हमने क्या कहा था कि जब हम P1 V1 यूज कर रहे थे तो हमने कहा था कि प्रेशर की यूनिट सेम होना चाहिए एंड वॉल्यूम की यूनिट्स भी दोनों साइड पे सेम होने चाहिए। अब क्या है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो केल्विन में होना चाहिए, यहाँ पे भी जो टेम्परेचर है वो केल्विन में होना चाहिए, कोई चक्कर नहीं है। डिग्री सेल्सियस में नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस यहाँ पे भी डिग्री सेल्सियस, तो गलत हो जाएगा। ठीक, दोनों साइड पे जो टेम्परेचर है वो किसके अंदर रखना है, केल्विन्स के अंदर। हाँ, वॉल्यूम दोनों साइड सेम यूनिट्स में रखनी है। अगर यहाँ ml में है तो यहाँ पे भी ml में चलेगी, यहाँ लीटर में है तो दूसरी साइड पे भी लीटर में चलेगी। एंड अगर हमारे पास ज्यादातर टेम्परेचर दिया होगा वो डिग्री सेल्सियस में दिया होगा, डिग्री सेल्सियस को तुम्हें कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करना है, 273 ऐड करके वो टेम्परेचर तुम्हारा केल्विन में कन्वर्ट हो जाए। एंड कई बार वो एसटीपी कंडीशंस लिख देता है, एसटीपी कंडीशंस। एसटीपी कंडीशंस का भी थोड़ा ध्यान रखें। एसटीपी कंडीशंस हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, इसमें जो टेम्परेचर है दिस इज
0 डिग्री, जिसको हम 273 केल्विन भी कह सकते हैं, एंड प्रेशर इज 180 या 760 ml of love. क्लियर या नहीं? Yes. अब यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने दूसरा फॉर्मूला लिखा है, Vt इज V0 प्लस V0 बाई 273. यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, Vt क्या है? दिस इज वॉल्यूम एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस. वॉल्यूम एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस. ये जो फॉर्मूला है, यहाँ पे जो हम टेम्परेचर रखते हैं वो डिग्री सेल्सियस में रखते हैं. इन दिस फॉर्मूला टेम्परेचर इज इन डिग्री सेल्सियस. इस फॉर्मूला में जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में आता है. ठीक, तो Vt इज वॉल्यूम एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस. V0 ये V0 नहीं है, दिस इज V0 या V0 भी कह सकते हो. वॉल्यूम एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, एंड T तो हमें पता चल ही गया है, टेम्परेचर है. स्मॉल t स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. साक्षी, अगर मैं टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस पुट करता हूँ, क्या गैस तब भी कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी या नहीं? Yes. करेगी. ठीक है ना, यहाँ पे V0 तो आ ही रहा है. तो बेसिकली इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा. व्हाइट वाले से भी करते हैं. कुछ इस तरीके का ग्राफ रहता है, इसको डॉटेड कर दो यहाँ से. इस तरीके से. एंड इस एक्सिस पे है टेम्परेचर, इस एक्सिस पे है वॉल्यूम. वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का. टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम का तो हमने कोई यूनिट रखा ही नहीं है, कोई फिक्स यूनिट नहीं रखा है. अब यहाँ पे देखो टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस. तो इस वॉल्यूम को हम क्या बोल रहे हैं, V0. यहाँ पे जो वॉल्यूम आ रही है ये वाली, दिस इज V0. एंड ये जो टेम्परेचर है, ये कितना टेम्परेचर होगा जहां पे वॉल्यूम 0 हो गई है? कुछ आइडिया? प्रेशर नहीं बच्चे, 100 कैसे हो सकता है? देखो मुझे वॉल्यूम, हाँ इसका वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हाईएस्ट टेम्परेचर. हाईएस्ट नहीं. हाईएस्ट कितना? हाईएस्ट की तो कोई प्री डिफाइंड लिमिट नहीं है ना. तो हम इस फॉर्मूला से ग्राफ बना रहे हैं, तो हम इसी फॉर्मूला में चेक कर लेते हैं. देखो अब मुझे क्या चाहिए कि वॉल्यूम 0 हो जाए. मुझे चाहिए कि वॉल्यूम एट टेम्परेचर T 0 हो जाए. तो ये तभी पॉसिबल है जब मेरी ये वाली पूरी टर्म, ये तभी पॉसिबल है जब मेरी ये वाली पूरी टर्म माइनस V0 के बराबर हो जाए. तभी तो V0 और माइनस V0 कैंसिल हो जाएंगे एंड 0 आंसर आएगा. क्लियर या नहीं?
एंड ये वाली पूरी टर्म माइनस वी नॉट के बराबर तभी हो सकती है जब मैं टेम्परेचर को -273 रखूं, ताकि 273 से 273 कट जाए एंड यहाँ पे प्लस है, बस वो माइनस में आ जाए। वी नॉट तो है ही ऑलरेडी। क्लियर? तो मतलब ये जो टेम्परेचर है ये कौन सा होता है यहाँ पे, -273 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम 0 केल्विन भी बोलते हैं। करो इसे। ये इस ग्राफ डन। अच्छा, हम -273 को एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं। यहाँ पे एक दो पॉइंट्स लिख सकते हैं। -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन is also known as absolute zero. एब्सोल्यूट जीरो क्यों बोलते हैं इसे? वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर 0 है। तो टेम्परेचर 0 से नीचे क्यों नहीं जा सकता? 0 केल्विन से नीचे क्यों नहीं जा सकता? जब -273 डिग्री तक गया तो -270 से आगे पीछे क्यों नहीं जा सकता? बेसिकली -274 क्यों नहीं हो सकता? -275 क्यों नहीं हो सकता डिग्री सेल्सियस? जब इतना नीचे चला गया तो थोड़ा सा और जाने में क्या हर्ज है? या ऐसे क्या कंडीशंस हैं जो हम कहते हैं कि ये भी मतलब एब्सोल्यूट जीरो है? एब्सोल्यूट जीरो क्यों बोलते हैं मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। एब्सोल्यूट जीरो इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिलो दिस टेम्परेचर इज नॉट फिजिबल। इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। 0 केल्विन से नीचे हम नहीं जा सकते। लेकिन क्यों नहीं जा सकते? इवन 0 केल्विन इज अ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। इट इज नोन एज, पहले ये लिख लेते हैं, इट इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो। रीजनिंग तो हमें क्योंकि वैसे समझने के लिए चाहिए, सीबीएसई में कोई रीजनिंग नहीं चाहिए इसकी। इट इज नोन एज absolute zero because temperature below this is not feasible. Is not feasible. Temperature below this is not feasible. Even 0 Kelvin is a hypothetical concept. Is a hypothetical concept. आज तक 0 केल्विन भी अचीव नहीं किया जा सका। ऐसा क्यों? 0 केल्विन भी पॉसिबल क्यों नहीं है? उससे नीचे जाना तो दूर की बात। क्या लगता है साक्षी? सारा आंसर इसी ग्राफ में है। सोचो सोचो, नहीं आएगा तो बताना, फिर मैं कराता हूँ। अच्छा मुझे बताओ, गैस क्या है? एक स्टेट ऑफ मैटर है या नहीं? यस सर। एंड मेरे ख्याल से 9th या 10th में तुमने एक पोस्टुलेट पढ़ा है, एवरी स्टेट ऑफ मैटर हैज सम फिक्स्ड शेप, हैज सम डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। उसकी कुछ ना कुछ शेप होती है, कुछ ना कुछ क्या होती है, वॉल्यूम। एवरी मैटर ऑक्यूपाई सम शेप एंड वॉल्यूम, ऐसा कुछ पढ़ा है? यस सर। नहीं पढ़ा? चलो ये याद रखो कि अगर कोई भी मैटर है, मैटर, हर एक मैटर के पार्टिकल की, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस, ठीक है, जितने भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, मैटर इज कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स।
जितने भी उसके पार्टिकल्स होते हैं उन सबकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी ही होगी। वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकती उसकी, ठीक है। मैटर की वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकती। जबकि अपने पास जो गैस है उसकी वॉल्यूम इस टेम्परेचर पे कितनी आ रही है, जीरो, है ना। सिंस गैस इज द स्टेट ऑफ मैटर, हेंस इट्स वॉल्यूम कैन नेवर बी जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि जीरो पॉसिबल नहीं है, उसकी वॉल्यूम जीरो हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब टेम्परेचर -273 डिग्री हो जाए उतना पॉसिबल नहीं है। इससे नीचे जाना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि तब तो वॉल्यूम नेगेटिव में चली जाएगी, एंड नेगेटिव में तो वॉल्यूम होती ही नहीं है। इसीलिए टेम्परेचर इससे कम नहीं हो सकता, एंड इवन इतना भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो भी वॉल्यूम पॉसिबल नहीं है। क्लियर या नहीं? हम इसे कंसिडर क्यों करते हैं? कंसीडर आज तक हम क्वेश्चंस में जीरो केल्विन तो वैसे न्यूमेरिकल्स में पुट कर लेते होंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स में भी ऐसा कभी जीरो केल्विन तो नहीं पुट किया। नहीं, कोई भी न्यूमेरिकल देखो आज तक जीरो केल्विन पुट किया नहीं, नहीं किया होगा, ना ही कोई ऐसा न्यूमेरिकल आया होगा। जीरो केल्विन इज अ प्योरली हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। हम लिखते हैं कि जीरो से लेके आगे तक, लेकिन जीरो में इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, वो पॉसिबल नहीं है। पॉइंट समथिंग हो जाए पॉसिबल है, क्योंकि फिर कुछ ना कुछ वॉल्यूम आ जाएगी, लेकिन जीरो केल्विन पे तो वॉल्यूम जीरो हो रही है, वॉल्यूम जीरो हो नहीं सकती, क्योंकि गैस एक स्टेट ऑफ मैटर है। कभी भी न्यूमेरिकल्स देखना, जीरो केल्विन कभी नहीं आएगा। वो बात अलग है कि वैसे कोई एक न्यूमेरिकल बनाना हो तो बना दियो, लेकिन नहीं आता है नॉर्मल। क्लियर ये नहीं? ठीक, तो यहाँ पे तुमने लिखना है तो बीच में कहीं पे लिख सकती हो, बिकॉज दिस इज सो, बिकॉज at 0 Kelvin volume occupied is equal to 0, and since gas is a state of matter, hence its volume can never be zero. Hence its volume can never be zero, because every state of matter has some shape and volume. Every state of matter have some volume. उसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होनी चाहिए, तो इसकी वॉल्यूम कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर जीरो से नीचे लेके गया टेम्परेचर, फिर तो वॉल्यूम नेगेटिव आ रही है। ग्राफ से दिख रहे हैं कि वॉल्यूम नेगेटिव एक्सिस में चली गई है। नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है वॉल्यूम, वो तो हमें भी पता है। तो इसलिए जीरो केल्विन भी एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। आज तक इतना टेम्परेचर अचीव नहीं किया गया है, ना ही किया जा सकता है, जब तक हमारी बाकी की केमिस्ट्री फेल ना हो जाए या फिजिक्स में कोई गड़बड़ ना हो। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर? ठीक, लिख लिया? ये करें आगे? ये वाला ग्राफ एक्सप्लेन करोगे साक्षी? कैसे आया होगा ये?
बेसिकली ये 0 केल्विन यहाँ पे कहीं पे बीच में है, इन्होंने थोड़ा सा ग्राफ में एक्सिस को चेंज किया है, यहाँ कहीं पे 0 केल्विन वाला पॉइंट होगा बीच में। ये रहा 0 केल्विन, तो 0 डिग्री। कोई बात नहीं, ग्राफ तो सेम सही है, लगभग ऊपर को ही जा रहा है। जैसे हमारा ये वाला ग्राफ था, सेम वही ग्राफ है, बस ग्राफ मल्टीपल बनाए गए हैं। एक लाइन हमने एक ही बनाई थी, फिर एक लाइन ऐसे खींच दी गई है, फिर एक लाइन ऐसे खींच दी गई है, ऐसे ऐसे कुछ मल्टीपल कर्व्स बनाए हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स पे। ये प्रेशर P1 है, दिस इज प्रेशर P2, ये P3 है एंड ये P4 है। क्योंकि प्रेशर सबका अलग अलग है, मुझे पता करना है कि किसका प्रेशर कम है, किसका प्रेशर ज्यादा है, कैसे पता चल सकता है? सर मोर द वॉल्यूम लगता है। तो हमें वॉल्यूम कैसे पता चलेगी जब टेम्परेचर के साथ हम रिलेशन कर रहे हैं? तीनों का तो रिलेशन हमें नहीं पता अभी तक। एक चीज को तो कांस्टेंट करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे? क्योंकि टेम्परेचर भी तो चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, एंड जिस पॉइंट पे वो कॉमन है उस पॉइंट पे सब कुछ ही 0 है, या इवन माइनस जा रहा है एक तरह से, तो टेम्परेचर तो कैसे कर सकते हैं? हमें नहीं पता ना कि इस पॉइंट पे कितनी वॉल्यूम है, कैसे करेंगे? देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने का ना एक तरीका होता है, जेई में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं जब 3 वेरिएबल्स आ जाते हैं अपने पास, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा होता है, वॉल्यूम भी चेंज हो रही है, ऊपर से प्रेशर भी चेंज कर दिया। तो हमें किसी एक पैरामीटर को क्या करना है, कांस्टेंट करना है, उसके बिना हमारा आंसर नहीं आएगा। तो हम टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं, तुम किसी को भी फिक्स कर दो। अभी तक मैंने प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप कराया है, तो मैं टेम्परेचर को फिक्स कर रहा हूँ। टेम्परेचर को फिक्स करना मतलब यहाँ से एक लाइन खींच दो, ठीक है? तो बेसिकली मैंने क्या किया, टेम्परेचर को फिक्स कर दिया कि मैं इस टेम्परेचर पे स्टडी करने वाला हूँ। कहीं पे भी लाइन खींच दो, कहीं पे भी काम चलेगा अपना। फिक्सिंग टेम्परेचर। अब देखो, जब मैंने टेम्परेचर को फिक्स किया तो ये आया मेरा वॉल्यूम अगेंस्ट दिस, तो ये P1 के अगेंस्ट वॉल्यूम आया, तो मैं इसको V1 ले लेता हूं, assuming this to be V1, ठीक। एंड इसका मेरा वॉल्यूम आया ये, इसको मैं V2 ले लेता हूं क्योंकि यहाँ पे प्रेशर P2 दिया है। यहाँ पे हम ले लेते हैं V3 एंड इसको हम ले लेते हैं V4 क्योंकि P4 पे प्रेशर। तो अगर अब हम ध्यान से देखें थोड़ा सा, तो V1 सबसे ज्यादा है, फिर V2, फिर V3 एंड V4 सबसे कम है। एंड हमें पता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जहां पे V1 है ज्यादा, तो वहां पे P1 होगा कम, P2 और ज्यादा, P3 और ज्यादा, P4 सबसे ज्यादा क्योंकि V4 सबसे कम था। क्लियर या नहीं? नोट करो इस क्वेश्चन को और ध्यान से, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन मेंस में आए हैं। केमिकल बॉन्डिंग में कोई डाउट्स है साक्षी? कल तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग का तो टेस्ट है। सर आप एक्सपर्ट थ्योरी को मैंने वीडियो से कर लिया। कर लिया? ओके। कितने बजे देना है साक्षी टेस्ट? फिर मैं उस हिसाब से मेरी शेड्यूल करूंगा। प्लॉट ऑफ लॉग P लिया है या V लिया है? लॉग P वर्सेस लॉग B।
सीबीएसई में नहीं आएगा ऐसा ग्राफ, टेंशन मत लेना। एंड मुझे ये बताओ कि ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया जा सकता है। देखो, हमने कल की क्लास में ये कहा कि भाई प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होगा, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन v। ये क्लियर? ये तो पता है ना, अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटानी है तो कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होगा। तो यहां से मैं ये कह सकता हूँ कि pb इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। एंड हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो प्लॉट करना है log p वर्सेस log v। तो मतलब मुझे log ले लेना चाहिए दोनों साइड्स। तो टेकिंग log both the sides, log of pb, this is log of some constant। एंड किसी कांस्टेंट का लॉग लेना, एक कांस्टेंट ही होता है, जैसे log 10 1 होता है, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर ले लो, ठीक है, उसका लॉग भी कांस्टेंट वैल्यू ही आता है। एंड हमें ये भी पता है log a इंटू बी किसके बराबर होता है, log a प्लस log b। ये हमेशा याद रखना कि अगर तुम्हारे पास log a इंटू बी है तो वो log a प्लस log b होता है। सेम मैंने अप्लाई यहाँ पे किया तो ये भी किसी कांस्टेंट के बराबर ही आ जाएगा। अब मुझे y एक्सिस पे रखना है log p एंड x एक्सिस पे रखना है y log b। तो मैं अपनी इक्वेशन को फॉर्म में लेके आता हूँ। मुझे पता है मुझे y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में इक्वेशन रखनी होती है। एंड y मेरा है log p, मैं log p को एक साइड रखता हूँ। दिस इज माइनस log v प्लस सम कांस्टेंट। यहाँ तो कोई डाउट? तो अगर हम कंपेयर करें तो मेरी स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है, m की वैल्यू कितनी आ रही है, -1। तो यहां से ऑन कंपेयरिंग हमारी स्लोप कैसी आ रही है, -1। एंड इंटरसेप्ट भी आ रहा है कोई कांस्टेंट वैल्यू। तो मतलब मेरा ग्राफ ऊपर से शुरू होगा एंड कुछ नीचे की तरफ जाता जाएगा, कुछ इस तरीके से। क्लियर या नहीं? वो लास्ट टाइम दोबारा बताना। देखो, हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन होती है ना वो होती है y इक्वल टू mx प्लस c। हम यहाँ तक पहुंच गए थे, यहाँ तक कोई दिक्कत है? log p प्लस log v इज कांस्टेंट। अब मुझे y एक्सिस पे क्या रखना है, log p। तो मैं log p को अलग कर लेता हूँ y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में। log p को मैंने यही रखा, इसको मैंने इधर भेज दिया, तो ये बन गया माइनस log v प्लस कांस्टेंट। अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये मेरा y बन गया, x क्या है मेरा log v। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, -1। ऑन कंपेयरिंग ये जो -1 है वो किसके बराबर आया, स्लोप के बराबर। m होता है यहाँ पे स्लोप एंड c होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट तो मेरी स्लोप कितनी आई, -1। एंड इंटरसेप्ट भी आ रहा है किसी कांस्टेंट के बराबर। वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता। स्लोप नेगेटिव आ रही है, जब भी स्लोप नेगेटिव आती है तो ग्राफ नीचे की तरफ बनता है, जब स्लोप पॉजिटिव आती है तो ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ बनता है। क्लियर या नहीं? ठीक, क्योंकि हमारी स्लोप नेगेटिव आ रही थी तो हमारा ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आएगा एंड ऊपर किसी पॉइंट पे ये कट करेगा इस एक्सिस को जो इंटरसेप्ट के बराबर भी होगा। तो नोट करो इसे, अगर नहीं समझ आया तो बताओ, दोबारा समझाता हूँ। नहीं सर, आ गया। करो।
कांस्टेंट इंटरसेप्ट सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू। चलो देखो, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमने पढ़ा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो वॉल्यूम इज कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। इस कांस्टेंट, चलो कांस्टेंट ही रहने दो। टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, log v is log of some constant plus log t, and log of some constant is again a constant plus log t। यहां तक क्लियर या नहीं? तो मेरी भी 4 आ रही है। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा एक ग्राफ में ध्यान रखना कि जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, क्योंकि अगर ग्राफ ओरिजिन से पास करता है तो उसका मतलब होता है कि इंटरसेप्ट इज 0। ठीक है, मतलब सी वैल्यू 0 आनी चाहिए, लेकिन हमारे पास y तो ठीक है, y हमारा log v है, ठीक है, एंड दिस इज log t, तो मतलब ये हमारा x हो गया, तो स्लोप हमारी 1 आई, बिल्कुल सही। लेकिन हमारा कुछ इंटरसेप्ट भी आ रहा है, कोई कांस्टेंट वैल्यू साथ में आ रही है। तो बस एक चीज मुझे यहाँ पे बतानी है कि जब इंटरसेप्ट आता है तो ग्राफ कभी भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। अगर ये वैल्यू 0 आती तब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जाए, ऐसे बनाना पड़ेगा। क्लियर? कोई डाउट? नो था, क्योंकि हमारा यहाँ पे कुछ इंटरसेप्ट आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे ये कहीं पे कट करेगा एक्सिस। ठीक, आगे करते हैं। देखो इन्होंने भी सेम बनाया है, यहाँ पे कहीं पे कट करेगा, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो सकता, कहीं पे कट कर रहा है। ये लॉ हम बाद में करते हैं, पहले हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो देखो, पहला न्यूमेरिकल मैं कराता हूँ, फिर बाकी के तुम ट्राई करना है। A sample of oxygen weighing 8.5 gram at a pressure of 90 centimeter of mercury। ओके, अपने पास 8.5 ग्राम ऑक्सीजन गैस है एंड इसका प्रेशर मेंशन किया गया है 90 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 10.5 लीटर। यही गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है 10.5 लीटर की। when it is at a temperature, तो टेम्परेचर भी मेंशन है, चारों कंडीशन मेंशन है। एंड व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछ रहा है। when the temperature is raised to 360 केल्विन at the same pressure, अमाउंट के बारे में कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, जब तक साक्षी अमाउंट के बारे में कोई चेंज मेंशन ना किया जाए तब तक अमाउंट विल बी कांस्टेंट। क्लियर? ना ही तुमसे पूछा है कि कितनी अमाउंट रह गई, ना ही तुम्हें कोई चेंज मेंशन किया गया है, तो तुम भी अमाउंट में कोई चेंज नहीं करोगे। क्लियर? तो ये हमारा केस 1, ये हमारा केस 2, एंड अगर ये V1 है तो ये हमारा T1 है, अगर ये V2 है तो ये मेरा T2, एंड टेम्परेचर केल्विन में दिया है, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, V1 by T1, दिस इज V2 by T2, एंड वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाए। वॉल्यूम दोनों साइड सेम यूनिट्स में होनी चाहिए, तो वॉल्यूम जो हमारी निकल के आएगी वो लीटर्स में आ जाएगी, कोई चक्कर नहीं है। T1 is 270 एंड 360, 0 से 0 गया, सॉल्व कर लो यहाँ से, एंड V2 आ जाएगा 10.5 into 36, दिस इज डिवाइडेड बाय 27,
14 liters. Clear? नोट करो इसे। यहाँ पे दिया है रेज्ड टू 360। अगर मैं लिख देता रेज्ड बाय 360 केल्विन तब क्या होता? क्या कोई फर्क पड़ता? प्लस 360 करना पड़ता। हाँ, अगर रेज्ड बाय आ जाता तो हमें प्लस 360 करना पड़ता, तो 270 प्लस 360 हो जाता। क्लियर? तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा उन चीजों में, तो थोड़ा ध्यान रखें कि 2 है या बाय है। इन क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, नहीं तो। चलो कोई एक केस कर दो, इंक्रीज वाला कर दो या डिक्रीज वाला कर दो, बाकी तो सेम ही होना है। करो। A steel tank containing air at 15 atmospheric pressure and 15 degrees Celsius. Okay. अच्छा, ये तो प्रेशर और टेम्परेचर रिलेशनशिप आ गई। ओके 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 ओके। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। 15 atmospheric pressure at 15 degrees Celsius is provided with a safety valve that will yield at a pressure of 36। मतलब मैक्सिमम प्रेशर ये जो अटेन कर सकता है वो 36 एटमॉस्फेयर है। ये लाइन क्लियर है या नहीं? सेफ्टी है ना, तो मैक्सिमम प्रेशर होगा ये। टू व्हाट मिनिमम टेम्परेचर मस्ट द एयर बी हीटेड टू ब्लो द सेफ्टी वॉल्व? कितना टेम्परेचर कर दें कि ये सेफ्टी वॉल्व ब्लो हो जाए? मतलब इस प्रेशर पे टेम्परेचर पूछ रहा है। अच्छा देखो साक्षी, अब मुझे एक बात बताओ, हमने ये पढ़ा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना? एंड फिर हमने ये पढ़ा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मैं इन दोनों लॉज से ये कह सकता हूं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नहीं, इसको इस तरीके से मत करो। इसमें ना गैस इक्वेशन लगाते हैं। खैर ये वाला क्वेश्चन रहने दो, फिर अभी गैस इक्वेशन से ही करते हैं इसे। होता क्या है, हमारे पास ना एक गैस इक्वेशन होती है, अगर पढ़ा हो P1 V1 by T1, दिस इज P2 V2 by T2। ये पढ़ा है कभी या नहीं? ठीक, तो यहाँ पे एक इक्वेशन लिखो P1 V1 by T1। इसको इससे करते हैं, P1 V1 by T1, दिस इज P2 V2 by T2। बेसिकली यहाँ पे तीनों पैरामीटर आ जाते हैं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का तीनों का मिक्सचर है ये। अगर कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जहाँ पे प्रेशर भी चेंज हो गया है, वॉल्यूम भी चेंज हो गई है, टेम्परेचर भी चेंज हो गया है, तो ये इक्वेशन हमें लगानी पड़ती है। P1 V1 by T1, दिस इज P2 V2 by T2। अच्छा, अब देखो क्या टैंक की वॉल्यूम चेंज हो रही है? मुझे ये बताओ, क्या टैंक की वॉल्यूम चेंज हो जाएगी किसी तरीके से? नहीं होगी। जो वॉल्यूम यहाँ पे रहेगी वही वॉल्यूम
यहाँ पे रहेगी। ना ही वॉल्यूम में कोई चेंज क्वेश्चन में दिया है, ना ही क्वेश्चन में कहीं पे पूछा है कि वॉल्यूम चेंज हो रही है या नहीं, तो वॉल्यूम तो कभी भी चेंज नहीं होगी। ये पॉइंट क्लियर या नहीं? जैसे हम अमाउंट को चेंज नहीं कर रहे थे पिछले केस में, क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि ना तो कहीं पे भी लिखा था कि अमाउंट चेंज हो रही है, ना ही पूछा था। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, ना तो वॉल्यूम के बारे में कहीं पे भी मेंशन किया गया है कि वॉल्यूम चेंज हुई, ना ही पूछा है कि वॉल्यूम चेंज कितनी हुई। तो जब तक ना तो गिवन है ना ही पूछा है, तो हम उस पैरामीटर को क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो अगर वॉल्यूम यहाँ पे v थी तो यहाँ पे भी वॉल्यूम कितनी रहेगी? v रहेगी। ये पॉइंट क्लियर साक्षी? अब इनिशियली प्रेशर कितना था? 15 एटमॉस्फेयर। यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना। इनिशियली वॉल्यूम कितना था? v। इनिशियली टेम्परेचर था 15 डिग्री, लेकिन हमें डिग्री में नहीं पुट करना, हमें पुट करना है केल्विन में, 288 केल्विन। फाइनली प्रेशर हमें कितना कह रहा है? हो गया है 35। वॉल्यूम हमने सेम रखी है एंड टेम्परेचर हमसे पूछा गया, तो बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। 15 बाय 288, दिस इज 35 बाय T2। ऑन सॉल्विंग यहाँ से T2 आ जाएगा अपने पास 35 into 288 divided by 15, 672। लेकिन ये केल्विन के अंदर आएगा, विच इज इक्वल टू -273, 399 आ रहा है हमारा। ऊपर क्वेश्चन में आंसर कितना था? 299 था शायद। 399। ये समझ आया या नहीं? यस सर। अभी हम आगे जाके एक लॉ भी पढ़ेंगे, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप, तो उससे भी हो जाएगा क्वेश्चन। आगे जाके क्वेश्चन आसान होंगे, इससे मुश्किल नहीं होंगे। मतलब आगे जाके हम एक इक्वेशन बनाएंगे जो हर एक क्वेश्चन पे लग जाएगा, क्योंकि लॉस बहुत सारे हो जाएंगे तो हमें ध्यान में नहीं रहेगा कि कौन सा लॉ कहाँ लगना है। तो हम एक इक्वेशन फ्रेम कर देंगे और उससे सारे आंसर निकल आए करेंगे, सीबीएसई वाले तो एटलीस्ट। नोट करो इसे। प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ चार्ल्स लॉ, अगेन एक तो हमने कर ही लिया था, बाकी के pressure in the inflated tires of automobiles is constant under normal conditions। प्रेशर कांस्टेंट रहता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ऑन अ हॉट समर डे प्रेशर इन द टायर इंक्रीजेस। कई बार देखा है कि गर्मियों में प्रेशर बढ़ जाता है टायर्स का, एंड जब हम गैस डलवाने, हवा भरवाने जाते हैं तो हवा निकालनी पड़ती है, एंड there is a maximum chances of bursting of the tires if the pressure is not adjusted properly। एंड सर्दियों में प्रेशर कम होता है, हवा कम रहती है जनरली। ये वाला पॉइंट सर्दियों वाला तो मुझे नहीं आइडिया, लेकिन गर्मियों वाला तो मुझे आइडिया है, अगर तुमने भी कभी ध्यान दिया हो। कई बार ऐसा होता है, बहुत रेयर केसेस में, ऐसा नहीं कि हर बार ही, बहुत कई बार तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा कि तुमने तो हवा डलवाई भी पहले थी, मतलब पहले अगर हम एक्टिवा में 25 डलवाते हैं या 27 डलवाते हैं जितने भी, कई बार तुम देखो तो 30 तक अपने आप पहुंच जाती है, लेकिन वो कभी कभार होता है, ऐसा नहीं है हर बार, लेकिन ऐसा होगा। तो हॉट समर डेज में ऑटोमेटिकली प्रेशर बढ़ जाता है। ये वही चीज बता रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम का, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन बता रहा है बेसिकली यहाँ से, क्योंकि टायर की वॉल्यूम तो क्या है? सेम। या फिर ये कर सकते हो कि ज्यादातर टायर्स गर्मियों में खराब हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि गर्मियों में क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी वॉल्यूम बढ़ रही है, तो वो एक तरह से एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड करेंगे, लेकिन उसका मटेरियल उसको एक्सपैंड करने से रोकता है, ठीक है ना? वो लेदर है एक तरह का, जो भी रबड़ है, रबड़ उसको एक्सपैंड होने से रोकता है। अगर ऐसे एक्सपैंड होने लगे फिर तो गाड़ियों का टायर का साइज सेम ही नहीं रहेगा ना, कोई बड़ा हो जाएगा कोई छोटा हो जाएगा,
तो इसीलिए वो बर्स्ट कर जाता है, क्योंकि अंदर का प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है एंड उसकी वॉल्यूम उतनी ही रखनी है, लेकिन लॉ कहता है कि वॉल्यूम बढ़ेगी, तो इसलिए वो बर्स्ट कर जाता है। एक दो पॉइंट्स हैं, सच याद ही रखो तो भी ठीक है, या समझाऊं कुछ इंपॉर्टेंट, या नहीं समझ आया हो कुछ? हम तो पहले 2 पॉइंट पिछले क्लास में थे। हाँ, पिछले वाले में भी थे सेम सी। कलिए नोट करें आगे। अगर हम कहते हैं कि हमारी जो लाइंस हैं वो बन रही हैं बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो उसमें हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा था एंड इसको हमने आइसो बार नाम दिया था। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया है लाइन बनाते हुए। जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है तो उसको हम आइसो कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो कोर। क्लियर? अगेन क्या आप इसमें कैलकुलेशंस करोगे कि V1 V2 ये सही बैठ रहा है या नहीं? देखो फिर से हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच के। यहाँ वाली वॉल्यूम फिर से V1 आएगी, V1 सबसे ज्यादा आएगा, V1 नहीं P1, ये P1 आएगा ना, प्रेशर को कट कर रहा है, दिस इज P1। P1 सबसे ज्यादा आएगा तो V1 सबसे कम हो जाएगा। क्लियर? ठीक हो जाएगा ये भी। इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क कराना था मुझे। ये वाला कर दो सेशन, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा एंड तुम उसे ट्राई करना। कोई डाउट्स होंगे तो फिर मैं अगली क्लास में ले लूंगा। A 10-liter container is filled with a gas to a pressure of 2.5 atmosphere at 0 degree. At what temperature will the pressure inside the container be 3 atmospheres? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था शायद, कि प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है। अच्छा हाँ, ये मैंने कराया भी था। ठीक है, फिजिकल से उसमें करा था लास्ट क्लास में। यहाँ पे तुम P1 by P1 डायरेक्टली ले सकते हो, क्योंकि हमें तो पता है कि वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। करो, ट्राई करो, आंसर बताओ। आया साक्षी आंसर? degree. 54.6, 57.6।
यही आया। सब टोटल का तैयार है, तो हम माइनस कर दिया कैलकुलेट तो यही यही आ रहा है ना, बस ठीक है साक्षी, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। मैं तुम्हें क्वेश्चंस भेज देता हूँ ये वाले, इनको एक बार देख लेना, ऐसे तो आसान है, हो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन केस कोई दिक्कत आती है तो फिर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल क्लास भी रखते हैं, पहले ही रख लेते हैं ताकि तुम्हारा अगर कोई टेस्ट में कोई डाउट्स हो या टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है तो क्लास बाद में रखें। वो मैंने आज कर लिया, वो कल चलेगी। ठीक, तो फिर हम